हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग का, जो कि है साख का निर्माण। क्या है वो टॉपिक बोल रहा हूं मैं? साख निर्माण। कहीं कहीं पर इसको मुद्रा निर्माण भी कहते हैं, मनी क्रिएशन के नाम से भी इसको टॉपिक को बोला जाता है और क्रेडिट क्रिएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने कई सारी चीजें बैंकिंग के बताए हुए हैं। आज के वाले पार्ट में मैं साख निर्माण डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, आज के टॉपिक को चालू करने से पहले, साख निर्माण से पहले मैं बता दूं, आप सभी को पता है देश का सबसे बड़ा बैंक कौन होता है? हमारा आरबीआई। आरबीआई के अंडर कौन काम करते हैं? हमारे वाणिज्यिक बैंक, जिन्हें बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक। और इसके नीचे कौन काम करता है? पब्लिक काम करती है। इनको अगर अपने एक्स्ट्रा पैसा होता है, ये किसको दे देते हैं? कमर्शियल बैंक को दे देते हैं। और इनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा होता है तो ये आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। कुछ ये वाला लेन देन होता है। अब ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक है, ये क्या दिखाते हैं? एक जादू दिखाते हैं अपने बैंक में। जादू किस बात का? ये जादू ये दिखाते हैं कि इनके पास पैसे तो जमा होते हैं 10,000 रुपए, लेकिन उस 10,000 को ये अपने डिपॉजिट में दिखाते हैं कितने? 50,000 रुपए। एक्चुअल में इनके पास होते नहीं है, लेकिन ये अपनी जमाओं के अंदर ये दिखाते हैं कि हमारे पास 10,000 नहीं, हमारे पास 50,000 रुपए। तो इसी जादू को बोलते हैं साख का निर्माण या मनी क्रिएशन के नाम से हम जानते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके बाद आपको साख निर्माण समझ आएगा। सबसे पहली चीज तो आपको मैंने बताया था कि जो बैंक के पास कुल जमाएं होती हैं, उन जमाओं के 3 हिस्से होते हैं। कुल जमाएं, मान लेते हैं एग्जांपल, एक बैंक के पास कितने रुपए जमा हुए? 10,000। तो एक हिस्सा तो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। ठीक है, मान लेते हैं कितने रुपए गए आरबीआई के पास? जो पैसे गए 1,000 रुपए। तो वो पैसा जो आरबीआई के पास जमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। और एक कुल जमाओं का कितना परसेंट हो गया? कुल जमाओं का ये 10% हो गया। ऐसे ही कुल जमाओं का एक हिस्सा जाता है, बैंक खुद रखते हैं अपने पास सेल्फ के तौर पर। मान लेते हैं ये भी कितना? 1,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ है। जो अपने पास रखते हैं उसे बोलते हैं एसएलआर। ये भी कितना हो गया? कुल जमा का 10% हो गया। और अगर कुछ इसके बाद अगर बचेगा, बहुत सारा बचेगा, बैंक का काम ही है क्या? लोन देना। तो बाकी पैसा जो मान लेते हैं एग्जांपल के 8,000 करोड़ बचा, उसको ये क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सीआरआर होता है, कुल जमा का वो हिस्सा जो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है और जो यहां करना पड़ता है, उन दोनों एसएलआर, इन दोनों का जोड़ को बोलते हैं एलआरआर। साख निर्माण में इसकी बहुत ज्यादा भूमिका है। ध्यान रखना टीआर जैन वालों, अगर तुम में से कोई पढ़ रहा है, गड़बड़ है उसमें। ये टीआर जैन में बोला गया है कि साख निर्माण में सीआरआर का लेन देन है। क्या बोल रहा है? साख निर्माण में सीआरआर की भूमिका है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो गलत है। साख निर्माण में एलआरआर की भूमिका है, सीआरआर की नहीं। तो आपकी बुक में जो दिया है वो गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना और उसके हिसाब से लिखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है, साख निर्माण क्या होता है? जिस साख निर्माण का मतलब होता है अपनी प्रारंभिक जमाओं को और अधिक करके दिखाना। प्रारंभिक जमाओं को और अधिक करके दिखाना क्या कहलाता है? साख निर्माण। ठीक है जी, समझ आ गया। साख निर्माण आपने बता दिया कि अपनी जमाओं को बढ़ाकर दिखाना। अगर उनके पास जमाएं कितनी है? 10,000, तो उसको 50,000 करके या ज्यादा करके दिखाना क्या कहलाता है? साख निर्माण। तो ये किन चीजों पर निर्भर करती है? ये किन चीजों पर? बोले तो कारक। देखो, 2 चीजों पर निर्भर करती है ये चीज। किस किस पर? एक तो प्राथमिक जमाओं पर। प्राथमिक जमा, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं पहली बार कितने जमा हुए, तो हमने मान के चले ये 10,000 रुपए पे। और दूसरा डिपेंड करती है एलआरआर पर। ठीक है, एलआरआर पर, सीआरआर पर नहीं। इन 2 चीजों पर ये निर्भर करती है। 2 और चीज क्या पता होनी चाहिए? मान्यताएं पता होना चाहिए। मान्यताएं यह है कि एक बैंक है, एक बैंकिंग है, मतलब जितने भी बैंकिंग है सबका एक ही बैंक है, कोई अलग बैंक नहीं है। और दूसरा, सारी जो लेन देन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? बैंकिंग के थ्रू होते हैं। जो विनिमय होते हैं, विनिमय बैंक के द्वारा, मतलब चेक से। ठीक है, ये मान्यता है, 2 मान के चलनी है। मैंने क्या बोला? साख निर्माण मतलब कुल जमाओं को, अपनी जो प्रारंभिक जमाओं को, उसको ज्यादा बढ़ा के दिखाना क्या कहलाता है? कुल जमाएं। और निर्भर ये 2 चीज पे करता है, प्राथमिक जमा पे और एलआरआर पे। और एलआरआर क्या होता है ये बता दिया मैंने। सीआरआर और एसएलआर का जोड़ होता है। और ये मान्यता ये है कि एक बैंकिंग सिस्टम है। आप समझना जरा ध्यान से, एक बैंकिंग सिस्टम का मतलब, ये मान्यता है समझो, इसका मतलब तुम्हारा
बैंक कहीं पर हो, मेरा बैंक कहीं पर हो, किसी और का बैंक कहीं पर, सबका बैंक कहीं पर, लेकिन वो सबको एक ही बैंक माना जाएगा। और दूसरी भी बात, कोई भी चीज कैश में पैसा नहीं निकाल सकता। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आपको चेक से ही उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है अपने अकाउंट से तो आप कैश निकाल के नहीं देंगे एटीएम से, आप उसके नाम का चेक बना देंगे और वो उसी अकाउंट से क्या कर लेगा, निकाल लेगा जगह। ध्यान रखना, निकालने का मतलब है अगर आपके अकाउंट में एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने उसे चेक बना के दिया 4,000 का, तो बी के अकाउंट में 4,000 रुपए बढ़ जाएंगे और आपके में से 4,000 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में आता है साख निर्माण की प्रक्रिया, कि साख निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। तो चलिए वो समझते हैं। तो साख निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए पहले इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले जब आप इसका आंसर लिखेंगे 4-6 नंबर का, तो ये इसी सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले साख निर्माण क्या होता है, उसके बाद इसके निर्भर किन चीजों पे होता है, फिर इनकी मान्यताएं लिखोगे, उसके बाद ये टेबल बनाओगे। टेबल समझना जरा ध्यान से क्या होता है, और इसी को मैं एक चीज करके बताऊंगा। ये साख निर्माण की मैं प्रक्रिया समझा रहा हूं आपको। क्या, साख निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। इवन बुक में भी गलत दिया हुआ है, आपकी टी आर जैन की जो बुक दिया हुआ है। सबसे पहला तो हो गया बेटा यहाँ पर राउंड, आप चक्र बोल सकते हो, चरण बोल सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखना चाहो तो। उसके बाद यहाँ पर जमाएं लिखेंगे आप, कितना पैसा जमा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप LRR लिखेंगे, जो कि हम मान के चल रहे हैं अभी 20% है, और ये किसका, CRR और SLR का जोड़ है, ये मान के चलना। ठीक है। उसके बाद कितना हमने ऋण दिया, वो लोन। ठीक है। आप समझना जरा ध्यान से, एक रमेश नाम का व्यक्ति बैंक में आता है और कहता है मेरे पैसे जमा कर लो। तो ठीक है जी, कर लिए। रमेश की कितने रुपए जमा कर लिए, 10,000 रुपए हमने जमा कर लिए। ठीक है, रमेश के 10,000 रुपए जमा कर लिए। तो पहले राउंड में जमा कितने हुए बैंक के पास, 10,000 रुपए। उस 10,000 में से बैंक ने LRR कितना रखा, इसका 20%, जो कि होता है बेटा कितना, 2,000 रुपए। 10,000 का कितना परसेंट, 20%, 20/100 काटोगे तो आएगा 2,000। उसके बाद रेस्ट जो बचा 8,000 का लोन दे दिया। ध्यान रखना, लोन किसको दिया, लोन लेने के लिए शर्त है कि आपका उस बैंक में खाता होना चाहिए। तो एक मान लेते हैं, एक सोहन नाम का व्यक्ति आया, उसने बोला मुझे लोन दे दो, लेते रखो, और लोन दे दिया 8,000 का। उसका खाता भी अपने बैंक अकाउंट में खोला और उसको कितने दे दिया, 8,000। अब जरा ध्यान सुनना, अगर बैंक के हिसाब से बात करूं, मान लो मैं ही बैंक हूं, तो मेरे पास जो एक रमेश ने अकाउंट खुला उसमें 10,000 पड़े हैं, और मैंने अभी सोहन को लोन दिया 8,000 का। टोटल मेरे पास कितने जमा हो गए, इन दोनों के पैसे जोड़ दिए जाए तो 18,000 है ना। मेरे पास 18,000 रुपये जमा है, बट रियलिटी में 18,000 रुपये है नहीं मेरे पास, है तो 10,000 ही। एक्चुअली बस मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इतने जमा है, क्योंकि मैंने उसी पैसे को इधर से उधर कर दिया है। ठीक है। अब मान लेते हैं सोहन ने जो लोन लिया है वो किसी को देने उसे पैसे, तो जब भी वो पेमेंट करेगा तो करेगा किससे, चेक से, है ना। तो पैसा तो वापस बैंक में आ ही जाना है, पैसा वापस बैंक के अंदर आ ही जाना है एक्चुअल में। तो यहां पर जो बैंक ने उसे लोन दिया वो दोबारा से बैंक में डिपॉजिट हो गए, कितने, 8,000 रुपए। इस 8,000 रुपए फिर कितने की जमा रख ली, 20%, इसका हो गया 1,600 रुपए। अब क्योंकि मैंने बोला सिंगल बैंकिंग सिस्टम में विनिमय जितने भी तो बैंक के द्वारा होते हैं, तो कोई भी कैश में नहीं निकाला, सारे के सारे पैसे बैंक से ही पेमेंट होती है या चेक से पेमेंट होती है। पैसा वापस एक सिंगल बैंकिंग में आ जाता है, तो पैसा तो गया ही नहीं। और एक इमेजिनरी सिचुएशन है, समझना जरा ध्यान से, पेमेंट किसी को कैश में नहीं कर रहे। तो ये 1,600 रुपए वापस आ गए, सॉरी काटने के बाद बच्चे कितने हमारे, 6,400 रुपए। ये हमने लोन दे दिया, मान लीजिए किसको, सुनील को, एक सुनील नाम के व्यक्ति को, कितने, 6,400 रुपए। अब ऐसे ही करके ये कितना हो गया, अब 24,400 रुपए। आप नोटिस कर रहे हैं, शुरुआत में जमा केवल 10,000 रुपए हुए थे, अब हो गए हैं 24,400। ऐसे ही ये प्रोसेस अभी और चलेगा। फिर हमने तीसरे स्टेप में ये हमारे पास 6,400 रुपए आए, इसका 20% 1280 हमने क्या रख लिया, RRR, और इसका बाकी जो रेस्ट बचा 58120 ये हमने लोन दे दिया फिर किसी को। तो बेटा ये प्रोसेस ना ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब क्रेडिट क्रिएशन एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 बार लिख के छोड़ देना है। उसके बाद आप डैश 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 एक्चुअल में डाल देना, डैश डैश डैश, और टोटल लिख देना। यहाँ लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ लिखेंगे 40,000। अब आप में से बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता कि इन सब का और जो आइटम आते जो कि आपने नहीं लिखे हैं उसका टोटल 50,000 रहेगा। वो हम बेटा इसके फॉर्मूले समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या बताना है, साख निर्माण क्या होता है, कुल जमाओं को, प्रारंभिक जमाओं को अधिक करके दिखाना क्या है, साख निर्माण है।
निर्भर किन चीजों पर होती है, इसके कारक कौन से होते हैं, प्राथमिक जमाएं और एलआरआर पर निर्भर होती है। इसकी दो मान्यताएं लिख देंगे। मान्यताएं लिखने के बाद इसको अगर आप मान्यताओं को एक बार ना भी लिखे चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये टेबल बनानी है और इस टेबल को आपको चरणों में लिख देना, व्याख्या कर देनी है। यहां पर कैसे, पहले चरण में बैंकों में 10,000 रुपए जमा होते हैं जिसमें से उसका 20% एलआरआर 2,000 रुपए रख लिया जाता है और 8,000 रुपए ऋण दे दिया जाता है। जब 8,000 रुपए ऋण दिया जाता है किसी को तो वह बैंक में दोबारा जमा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उसमें से 20% एलआरआर काट के 6400 रुपए 6400 किसी और को लोन दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि कुल जमा 50,000 ना हो जाए। अब हमें ये कैसे पता पड़ा कि ये 50,000 हो जाएंगे, ये समझ आ गया। टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल की व्याख्या करनी पड़ेगी। ये हमें फॉर्मूला पता पड़ा, फॉर्मूले से कैसे, जरा ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लास्ट स्टेप यही है, आपको निकालना है साख निर्माण। तो साख निर्माण का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक जमा या प्राथमिक जमा भी बोल सकते हो आप इसे, प्रारंभिक या फिर प्राथमिक जमा, प्राथमिक जमाएं जमा इंटू 1/LRR। TRJN में ये CRR लिखा है, गलत लिखा है, LRR लिखना है। प्राथमिक जमा कितनी हो गई बेटा, प्राथमिक जमा हमारी 10,000 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और LRR कितना है 20%, तो 20% को मैं खोलूंगा 20/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, कट करके 5, ये आ गया 50,000 रुपए। तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, इसलिए मुझे पता पड़ा कि ये जो 50,000 आ रहा है ना, ये वाला, वो इस फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। लास्ट में आप ये फॉर्मूला लिख देंगे और यहाँ पर आपका साख निर्माण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन, ठीक है बेटा। तो आपको ये स्टेप में अगर आंसर लिख देंगे सारा कुछ बना के तो आपका आंसर हो जाएगा, और नहीं भी लिखेंगे एग्जांपल के बना के, आपको बुक में तो था ही, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये काम कैसे करता है। आपकी बुक में 10% के हिसाब से हो तो 10% के हिसाब से सॉल्व करना, आपके में अलग परसेंटेज हो तो अलग। एक चीज और याद रखना, साख निर्माण और एलआरआर में नकारात्मक संबंध होता है। अगर ये 5% होगा तो ये कितने गुना हुआ, अभी तो 10,000 का 5 गुना, अगर ये 5 गुना होता तो ये 20 गुना होता, अगर ये 5% होता। अगर ये 10% होता तो ये 10 गुना होता। अगर ये 20% है तो ये कितना गुना हुआ, 5 गुना हुआ। इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज एलआरआर की और साख निर्माण में ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। ये मेरी तरफ से बैंकिंग का लास्ट टॉपिक था। कोई रह गया है तो टॉपिक मुझे बताओ, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। अदरवाइज हम पहुंचेंगे अपने अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में मैं समग्र मांग वाला टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन वो तब बनाऊंगा जब आपकी डिमांड आएगी। आपकी डिमांड क्या आती है, इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करो। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, इस पे 1000 व्यू चाहिए इस वीडियो पे होने तक, बैंकिंग तक। अगर 1000 व्यू होता है इसका मतलब होता है बच्चे, हाँ जी पूरे इंडिया से हिंदी मीडियम के 1000 बच्चे तो होंगे। 1000 व्यू आएंगे, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे। शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।